सो हम इस परफेक्ट वर्ल्ड के आज के इस एपिसोड के लिए आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे, क्योंकि आज के इस एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है जैसे देखकर ना तुम्हें मजा ही आ जाएगा। एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट है, वो इसलिए क्योंकि यार उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो चलो फिर परफेक्ट वर्ल्ड के आज के इस वीडियो में लेट्स डिग इन। सो गाइस, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि वैंग फैमिली समेत सभी लोग हुआंग के ऊपर गद्दार होने का टैग लगा रहे थे, जिसके चलते कोई भी अब हुआंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं जाता। पर तभी अपने ग्रैंड एल्डर मैदान में आते हैं, अपनी डिवाइन ब्लड लाइन की पावर को अवेकन करते हुए, उसे बर्न करते हुए वो अपने पीक यूथ फॉर्म को अचीव कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं उसी ओर जहाँ पर कि अपना हुआंग यानी कि शी-हाओ मौजूद है। और अब आगे सो होमी इस कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ जो ब्यूरल एबिस का जो डीप का एरिया है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हर एक एरा का जो स्क्रिप्चर होता है वो यहाँ पे फ्लोट कर रहा था। तभी शी-हाओ और उसके बाकी सारे साथी वहाँ ब्यूरल एबिस के और डीप में जाने लगते हैं। इस दौरान ये जो काफी सारे स्क्रिप्चर्स होते हैं ये हवा में फ्लोट करते हुए दे दनादन इनकी ओर आए जा रहे थे, जिससे अगर कोई टकरा जाए ना तो इसका खेल ऑलमोस्ट खत्म। तो यहाँ इनसे डॉज करते हुए ये लोग काफी दूर के एरिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी अपना शी-हाओ यानी कि अपना मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखता है कि एक बहुत बड़ा सा स्क्रिप्चर सीधा इसी की ओर उड़ता हुआ आ रहा है, जो कि दिखने में किसी स्टोन टैबलेट जैसा था। बस फिर क्या, शी-हाओ इससे बाल बाल बचता है और उसके हाथ में वो जो कल्ड्रन था वो उसका यूज कर रहा था, जो कि छोटे फॉर्म में था। लेकिन जब ये बड़े बड़े जो स्टोन टैबलेट्स वाले स्क्रिप्चर्स थे ये गुजर रहे थे ना, इनके ऊपर कुछ मार्किंग्स बनी हुई थी जिन्हें कि शी-हाओ बहुत ही अच्छे से देखकर रीड करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे उसकी ये हरकत को देखकर जो एलेक्सर है वो उससे कहने लगता है कि लड़के क्या देख रहे हो ऐसे घूर घूर के, कौन सा तुम्हें कुछ भी समझ में आने वाला है। वैसे भी मैं देख के बता सकता हूँ कि ये जो स्क्रिप्चर है ना ये इस ब्यूरल सॉइल के अंदर हजारों सालों से पूरी तरीके से बंद होकर रहा होगा, और जो कि आज हमारे सामने ऐसे फ्लोट करते हुए उड़ते हुए अपनी नई लोकेशन पे जा रहा है। और तुम चाह कर भी इसे कभी भी समझ नहीं सकते और ना ही तुम इसे छू सकते हो। सिर्फ एक ब्यूरल मास्टर जो कि 10,000 साल से ज्यादा अनडेड रहा हो, सिर्फ वही इसे टच कर सकता है। समझ रहे हो ना लड़के, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल ले, उसी में भलाई है। और बेटा कल्टीवेट करने का तो तुम सोच भी मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेहतर यही होगा कि जो तुम्हारे पास बचा कुचा दिमाग है ना उसका इस्तेमाल करो और इस बात पे फोकस करो कि कैसे पहली फुर्सत में यहाँ से निकला जाए। तभी यहाँ पे शी-हाओ की बात को इग्नोर करते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। इस दौरान काफी सारे स्क्रिप्चर्स उसके पास से उड़ के चले जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो इनका सोर्स है वो उसे नजर आ जाता है, एक ऐसा क्रैक जिसके अंदर से दे दनादन ये सारे स्क्रिप्चर्स निकलते हुए जा रहे थे। तभी यहाँ पे शी-हाओ जैसे ही उसे देखता है तो वो उसकी तरफ लपक उठता है। अब ये क्रैक जो था ये धीरे धीरे और ज्यादा एक्सपेंड करता जाता है। अब तभी यहाँ पे हुआंग समेत सारे के सारे लोग वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन इस दौरान इस क्रैक के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स जो है ना वो भी बाहर निकलने लगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। इस दौरान यहाँ हम देखते हैं कि जो शेंजन था वो यहाँ इमीडिएटली अपने उसे इमोर्टल एलिक्सर वाले ट्री को बाहर निकालता है, और ये जो इमोर्टल एज व्हील है जो कि इस इमोर्टल मेडिसिन की एक इनट डिवाइन एबिलिटी कही जाती है उसका वो यूज करता है। और इसका यूज करने से जो ब्यूरल एबिस की जो लाइफ एंड डेथ वाली जो ऑरा होती है ना उसे ये लोग थोड़ी देर के लिए रिपेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देख करना हमारे इमोर्टल एलिक्सर को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो शी-हाओ के कान में कहने लगता है कि एक बात बताओ, बाकी सारे जो इमोर्टल एलिक्सर वाले यूजर्स हैं वो सब तो आगे बढ़ गए, लेकिन तुम यहाँ मेरे पीछे छुपे हुए हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि इन लोगों को तुम पे शक हो जाएगा कि तुम यहाँ पे तब से चुपचाप खड़े हुए हो? मेरा मतलब कम ऑन यार, सामने देखो, वो जो लाइट ऑफ डेथ है वो किसी की भी जो लाइफ इम्प्रिंट है उससे सेकंड्स में ही गायब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है सामने जाने से, मैं इसका सामना कर सकता हूँ, बहुत इजीली से रिपेल भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि मुझे बहुत भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। और जरा देखो वो टेंटिकल्स कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अब इस दौरान हमें वापस इस क्रैक के पास मौजूद उन टेंटिकल्स को दिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहे थे। अचानक से यहाँ पे शेंजन और उसकी जो पार्टनर थी वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि चौकन्ने रहना, क्योंकि ये बहुत ही जल्द हमारी ओर आने वाला है। इस दौरान शेंजन वहाँ से कहने लगता है कि सभी लोग कोशिश करना कि वो जो लाइट ऑफ डेथ है उसे ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जा सके, और एक बार हम इसके अंदर ब्रेक थ्रू कर लें तो फिर हम पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे रास्ता इनका इमोर्टल एलिक्सर बनाने लगता है, जैसे फॉलो करते हुए वो यहाँ पे अपने पार्टनर से कहने लगता है कि जल्दी आगे बढ़ो, यही सही मौका है। अब दोनों तेजी से रश करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान जो लाइट ऑफ डेथ है ना वो असल में हमारा ये जो एलिक्सर था यानी कि इनका जो एलिक्सर था इमोर्टल एलिक्सर वो अब्सॉर्ब करने लगता है, और इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग आगे की ओर एक्सेलरेट करते हैं। और भाई साहब ये जो टेंटिकल्स थे ये काफी ज्यादा खतरनाक थे, काफी सारे स्लैश अटैक इस दौरान इमोर्टल एलिक्सर इन्हें चॉप करने के लिए कर देता है, पर ये फिर भी बचते बचाते शेंजन और उसके पार्टनर के ऊपर भी हमला करने को जाता है, साथ ही उस इमोर्टल एलिक्सर के ऊपर भी।
थी। अब यहाँ शेंजन और उसके पार्टनर इससे डॉज करते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और इस दौरान शेंजन के पास उसका जो सेकंड ट्रम्प कार्ड था वो था उसका अपना डिफेंस, जो कि वो ट्रेजर्स के जरिए से करने वाला था। निकालता है वो अपना गोल्डन बेल और यहाँ उसे एज अ डिफेंस के तौर पे अपने सिर के ऊपर लगा लेता है, जिसके चलते जो भी टेंटिकल अचानक से उसके ऊपर हमला करने जाता है एक रिबाउंड फोर्स इससे क्रिएट होता है, यानी कि उस बेल से एक ऐसी आवाज निकलती है जो साउंड वेव जाकर उस टेंटिकल को ही काट देती है। अब यहाँ पे ये जो सीन था ना ये काफी बार रिपीट होता रहता है। अब शेंजन तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम उसके पार्टनर को देखते हैं और उसके गले के अंदर जो लॉकेट था ना वो यहाँ पर उसके लिए एक मैजिकल वेपन की तरह काम करता है, जो कि इसके सामने एक ट्रांसपेरेंट लाइट शील्ड को बना देता है, जिसके चलते कोई भी टेंटिकल इसका बाल तक माका नहीं कर पाता। अब तभी हम शीहा को देखते हैं और वो पीछे कैसे रह सकता था, वो तो यहाँ इन टेंटिकल्स का भाई सामना करने खुद ही सबसे पहले पहुंच जाता है, बिना किसी शील्ड बिना किसी चीज के वो इनसे बस डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। और कमाल की बात ये थी कि शीहा के पास जो टेंटिकल्स आ रहे थे ना ये बहुत ज्यादा बड़े थे, इतने ज्यादा कि 10 शीहाओं मिलाकर भी इसका सामना ना कर पाए इसकी साइज के मुकाबले में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शेंजन और उसकी पार्टनर जो कि ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुकी थी वो यहाँ पे आते साथ अपनी कंबाइंड पावर का यूज करते हुए जो लास्ट बिल्कुल सामने का जो क्रैक वाला एरिया था वहां से आ रही उस लाइट ऑफ डेथ को काउंटर करने के लिए अपना सब कुछ जी जान लगा देते हैं और बस कुछ ही सेकंड के लिए एक बैरियर को क्रिएट कर पाते हैं। तब तक यहाँ हम पीछे से शीहा को देख पाते हैं जो कि इनके बहुत करीब आ चुका था और निकालता है वही अपना एंशिएंट कल्ड्रन और सीधा इनके आगे फेंक देता है। अब इस दौरान वो अपनी साइज को एक्सपेंड करते हुए सीधा इन दोनों के आगे पहुंचते हुए एक पावरफुल से बैरियर को फॉर्म करना ही वाला था कि तब तक हम देखते कि टेंटिकल्स जो शीहा के पास से निकल रही थी उसका एक छोटू सा हिस्सा उसके फेस पे लग जाता है, जिससे कट लग चुका था और खून का एक कतरा यहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब अगर इन लोगों ने शीहा को ऐसी कंडीशन में देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये एक इंसान है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से आया है। तभी हम देखते हैं कि तीनों तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके एंशिएंट कल्ड्रन की मदद से फाइनली उस क्रैक के उस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तभी कुछ पल के लिए कुछ भी दिखना बंद हो जाता है और तभी उस इमोर्टल एलिक्सर की आवाज आती है जो कि हुआंग से कहने लगता है कि लड़के उठो उठो, यहाँ पे तुम कब तक सोते रहोगे, इससे पहले कि वो लोग देख लें अपना हुलिया ठीक करो। अब यहाँ पे हुआंग जैसे तैसे अपनी आंखें खोलता है। तभी यहाँ पे शीहा जैसे अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि उसके चेस्ट पर एक जख्म भी लग चुका था, साथ ही मुंह से खून भी निकल रहा था और यहाँ जो इमोर्टल एलिक्सर है जो कि इसकी छाती के ऊपर ऐसे बैठा हुआ था वो यहाँ पर अपने इमोर्टल एलिक्सर का एक छोटा सा ड्रॉप उसकी बॉडी के ऊपर गिराता है, जिसके चलते शीहा की जो इंजरीज थी वो पल भर में ही पूरी तरीके से हील हो जाती है। हाँ जी, यहाँ पर ये बड़बोला एलिक्सर उसने शीहा की हेल्प की थी। यार ये देखकर तो अपना शीहा भी हैरान था कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी यहाँ पे वो थोड़ा अकड़ में कहने लगता है कि हाँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये बात याद रखनी है, मैंने मुफ्त में तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हें याद रखना है कि मैंने तुम पे एहसान किया है तुम्हारी जान बचा के, ठीक है। तुम्हें ठीक करने के लिए मेरी हालत देखो, मैं कितना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ के निचोड़ दिया है, कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। शीहा उसकी लिटरली हालत देख पा रहा था, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और वो हैरानी के साथ कह देता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को इस हद तक फोर्स कर दिया कि तुम इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। अब यहाँ पे शीहा के अंदर वो जो एलिक्सर का थोड़ा सा ड्रॉप गया था वो उसके बॉडी के अंदर से हील करने लगता है, लेकिन तभी शीहा कहने लगता है कि एक्टिंग तुमने बहुत अच्छे से की है, लेकिन दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। अब तभी हम देखते हैं कि असल में यहाँ पे शेंजन और जो उस लेडी का जो मेडिसिन था ना यानी कि डिवाइन मेडिसिन वो यहाँ पर पीछे से शीहा की हेल्प कर रहा था और ये बंदा बस आगे आकर नाटक कर रहा है, जो देखकर शीहा को और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग इस वक्त ब्यूरल किंग की जो अपॉर्चुनिटी का जो लोकेशन है उसका एंशिएंट हॉल के बिल्कुल एंट्रेंस पे मौजूद है। तभी यहाँ पे इमोर्टल एलिक्सर उसके सामने रुआब झाड़ते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, पर तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी 10,000 साल की कल्टीवेशन तुम्हें बचाने के लिए मैं ऐसे जाया कर दूं? हाँ, तुम्हारे जैसे एक पिद्दू से लड़के के लिए अगली बार तो मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है, समझे। अब तभी पीछे से हम देखते हैं कि वो जो इमोर्टल एलिक्सर था उसे धीरे धीरे होश आने लगता है, जो देखकर इमोर्टल एलिक्सर कहने लगता है कि अरे यार इसे तो अब होश आने लगा है, मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। ये जोर की वो लात मारता है कि उड़ कभी सीधा शेंजन के सिर पे जा गिरता है, जिसके चलते शेंजन जो कि अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ था अचानक से उसे होश आने लगता है। वो कहने लगता है कि अरे यार ऐसा लग रहा है मेरे सिर में कोई भारी सी चीज किसी ने फेंक के मारा हो। अब तभी यहाँ पे उसे जैसे होश आ जाता है शीहा भी उठ के बैठ जाता है। अब तभी यहाँ पे जो इमोर्टल एलिक्सर है वो शीहा से कहने लगता है कि जरा देखो गौर से, इन दोनों को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ब्यूरल मास्टर के पास अपने प्योरलेस प्रोटेक्टिंग ब्यूरल तिलिस्मान मौजूद है, जो कि इन्हें हर एक मुसीबत से ऐसे प्रोटेक्ट करता रहेगा जैसे कि तुमने अभी देखा। इसी के चलते तो इन्हें एक खरोच तक नहीं आई और ये तुमसे फार बेटर तरीके से यहाँ पे सही सलामत आ चुके हैं। बस इन्हें हल्का सा इन्हें थोड़ा सा शॉक वेव लगा, जिसके बाद ही ये पास आउट कर गए और बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन तुम देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई। अब
बताओ क्या तुम्हें अभी भी आगे बढ़ना है? अभी भी तुम्हारे अंदर ये चुल मची हुई है कि तुम्हें जल्द से जल्द जाके उस पेयरलेस ट्रेजर को हासिल करना है। यहाँ पे शेनजिंग जैसे ही खुद को सही सलामत देखता है, उसे खुद की आंखों पे यकीन नहीं होता और तभी वो अपने पार्टनर की ओर देखकर कहने लगता है कि क्या हम सच में अभी भी जिंदा है? क्या मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ? अभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके उसके पार्टनर को भी अब यहाँ होश आने लगता है। उसके पास उसका जो प्रोटेक्टिंग तिलिस्मान था वो भी उसकी पावर को रिगेन कर देता है और वो धीरे धीरे करके होश आ जाती है। इस दौरान शेनजिंग आसपास के इलाके को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या वाकई में ये ब्यूरियल केव है? ये तो कमाल हो गया, हम इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच सकते हैं और इतने कम एफर्ट्स में, मुझे कभी लगा ही नहीं था। तभी उसकी ये बातें सुनकर ना जो इमोर्टल एलेक्सर है वो हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तुम्हारी बाल बाल जान जाते हुए बची है और इसे लग रहा है कि इसने बहुत कम एफर्ट्स किया है। अब तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी एबिलिटीज और इसकी एबिलिटीज में कितना ज्यादा फर्क है। इस जगह इस सिचुएशन के हिसाब से उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट बनी है क्योंकि ये ब्यूरियल मास्टर्स को सूट करता है, तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं। और क्योंकि इन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी के चलते हमने उनके अगर इमोर्टल मेडिसिन का थोड़ा सा पोर्शन यूज कर लिया तो इससे कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी हम यहाँ पर उनकी बहुत मदद कर चुके हैं, तो अगर तुमने थोड़ा सा उसका यूज कर लिया तो क्या बुराई है? चलो ठीक है, फिर अब मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीहाओ है इसके कपड़े वापस से पहले जैसे हो जाते हैं और ये जो देखते साथ ही ये दोनों तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक दूसरे की तरफ मिस्टीरियस सा गेस देने के बाद दोनों ही यहाँ पे शीहाओ की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा ब्रदर हुआंग, आपकी जो रिकवरी स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है। इवन कि हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं, इतनी जल्दी आप रिकवर कर गए मुझे लगा नहीं था। और इससे पता चलता है कि आप वाकई में कोई पावरफुल बीइंग से ही बिलोंग करते होगे और जो इमोर्टल मेडिसिन आपके पास है उसकी जो पावर है वो और ज्यादा खतरनाक है। तभी तो उसने हल्का सा आपको टच किया और आप देखो कितनी जल्दी रिकवर कर गए। अब तभी यहाँ पे हम उस लेडी की जो इमोर्टल मेडिसिन है उसका सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर फील हो रही थी और वो खुद से कहने लगती है कि आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं इतनी ज्यादा कमजोर क्यों फील कर रही हूँ। तभी शेनजिन की पार्टनर उसे अपने पास वापस बुला लेती है और यहाँ अपना इमोर्टल एलेक्सर अपना सिर को खुजाते हुए कहने लगता है कि मुझे क्या बता, मैं तो खुद यहाँ अपने मास्टर को हील करने में लगा हुआ था। अब तभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर इन्हें एक ब्राइट लाइट इमिट होती हुई नजर आती है। धीरे धीरे इसकी रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सबको अपनी आंखें बंद करना पड़ जाता है और जैसे ये रोशनी कम होती है सामने हमें एक छोटा सा पोर्टल टाइप का नजर आता है जिसे देखता साथ ही शेनजिन और उसकी पार्टनर इमीडिएटली उसके ऊपर लपक पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि यही वो बिग अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए मैं और आप यहाँ पे आए हैं। चलो इस मौके को हम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते क्योंकि यही एक इकलौता चांस है जिससे हम बहुत ही जल्द ब्यूटिफुल किंग बन सकते हैं और ये हमें बुला भी रहा है। तीनों यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। अगले ही पल ये लोग एक ऐसे खंडर वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत बड़ा सा स्टेयर मौजूद था। सामने उसके एक ऐसा गेट मौजूद था जिसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी इमिट हो रही थी, इतनी ज्यादा कि जैसे वो खास तौर पर जो ब्यूरियल मास्टर्स होते हैं उन्हें ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ जो ऑरा रिलीज हो रही थी वो असल में इन लोगों के जो पावरफुल ओरिजिन है उसकी ऑरा है, यानी कि जो ब्यूरियल किंग्स है उसकी ऑरा भी रिलीज हो रही थी। जैसे फील करते साथ ही शेनजिन की पार्टनर कहती है कि मैंने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया, हमारे ओरिजिन का ऑरा यानी कि ओरिजिन फ्लक्चुएशन। जो सुनकर शेनजिन भी पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारा अपना ऑरा, हमारे ओरिजिन का ऑरा जिससे हम बिलोंग करते हैं ये हमें बुला रहा है अपनी ओर, हमारे सुप्रीम मैजेस्टी की ऑरा जिससे तुम मैं यहाँ मौजूद हर एक ब्यूरियल चीज बिलोंग करती है। और अगर आज हमने उनसे अपनी ब्लेसिंग्स हासिल कर ली ना तो मुझे पूरा यकीन है कि 100% फ्यूचर में हम लोग आगे चलकर ब्यूरियल किंग्स जरूर बनेंगे और हमें कोई बनने से रोक नहीं सकता। सब हमें फॉलो करेंगे, हम सब पे रूल करेंगे और ट्रू सुप्रीम बीइंग के इस ब्लेसिंग्स को आज मैं हासिल करके ही रहूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रास्ता बहुत लंबा था और यहाँ काफी सारे ब्यूरियल सर्वेंट्स भी मौजूद थे जो कि अलग अलग स्टेज पे मौजूद थे और तभी वो लेडी शेनजिन और शीहाओ तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके लैंड करते हैं। यहाँ पे वो लेडी और शेनजिन दोनों तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अपना शीहाओ वो तो मन ही मन कह जा रहा था कि इंपीरियल पास के लोगों को कभी पता भी नहीं होगा कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है और ना ही कभी किसी ऐसे ओरिजिन के बारे में इन्होंने सुना भी होगा। ऐसा लगता है कि जो ब्यूरियल मास्टर है वो अलग अलग टाइप की जो रेसेस होती है उनमें अलग अलग टाइम लाइन में पैदा होते रहते हैं। इस दौरान हम उस लेडी को देखते हैं जो कि उसी गेट की ओर देख के कहने लगती है कि जो एंशिएंट सेज होते हैं जो कि आगे चलकर ब्यूरियल किंग और अल्टीमेट बीइंग बनते हैं वो जिंदगी और मौत से कभी नहीं डरते, उनके लिए बस आगे बढ़ना ही उनका अल्टीमेट गोल रहता है। तभी वो सभी की तरफ पलटती है एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि मेरी बात गौर से सुनो, अगर आज हम तीनों मिलकर इस एंशिएंट हॉल के अंदर एंटर होते हैं ना तो मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर हम 3 जायंट्स बनेंगे इस ब्यूरियल डोमेन का। तो बताओ क्या तुम दोनों के अंदर दम है कि तुम लोग मेरा साथ दो और इसके अंदर एंटर हो पाओ। यहाँ पे जब वो ये बात कह रही थी ना उसके अंदर से उसके चेहरे से जो मासूमियत थी वो पूरी तरीके से जैसे खत्म हो जाती है। एक ईविल लड़की बस हमें यहाँ नजर आ रही थी। अब यहाँ उसकी बात सुनते साथ ही शेनजिन उसकी तरफ देखकर स्माइल कहता है और कहने लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। बिल्कुल यार, हम जाएंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम वो हर चीज करेंगे, बस हमें यहाँ पे एंटर होना है। ये कहते हुए वो फ्लाई करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि किसका इंतजार है, चलो आगे बढ़ो। इस
इस दौरान यहाँ पे जो लोग भी पहले आए हुए थे ना, उनकी बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगती है, जो देखकर ये लोग जो कि उड़ के आगे जा रहे थे वो देखकर कहने लगता है कि लड़के कोशिश अच्छी थी, अब तुम अपनी आफ्टर लाइफ को एंजॉय करो। यहाँ पे तभी हम इमॉर्टल एलेक्सा को देखते हैं जो कि शी हाओ से कहने लगता है कि लड़के देख, मैं बता रहा हूँ, मैंने तेरा हर एक चीज देख लिया, इतना मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू भले ही सनी की हो लेकिन पागल तो बिल्कुल भी नहीं है और पागलपन को तू भी पसंद नहीं करता। अभी भी वक्त है, ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, इन्हें जाने दो, हम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाते हैं। वैसे भी तुम भी जानते हो यार कि तुम कोई ब्यूरियल मास्टर तो हो नहीं, क्यों आगे का जाना, क्यों झमेले में पड़ना, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे भी हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तुम्हारी ये जो क्यूरियोसिटी थी ना, मुझे पूरा यकीन है कि काफी हद तक तुमने इसे भी सेटिस्फाई कर लिया होगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पागलपन में उनका साथ देने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, एंशिएंट एक्सपर्ट्स की जो क्लैमिटी है वो इस पूरे के पूरे पैलेस को घेर चुकी है। मान जो मेरी बात, इनके पागलपन में मत जाओ, क्योंकि एक बार तुम अंदर गए ना तो बेटा मैं बता रहा हूँ, बाहर आने का कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। बस तुम्हें या तो वहाँ आगे चल के सक्सेस होना है या फिर मौत तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है। ये सुनकर शी हाओ अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है और जो देखकर इमॉर्टल एलेक्सा कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात कान में जा नहीं रही, तुम सुन नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लड़के मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे यार खैर छोड़ो, तुम्हें मरना है ना तो तुम जाके मर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी पागलपन पे साथ नहीं देने वाला। मुझे जहाँ से लाए हो ना तुम चुपचाप छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा, चलो मुझे छोड़ के आओ। अब उसकी बात सुन के शी हाओ कहने लगता है कि मुझे एक बार सोचने दो। अब ये सुनकर शेनचेन और उसकी पार्टनर जो कि आगे बढ़ चुके थे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है फिर ब्रदर वांग आप अच्छे से सोच लीजिए, लेकिन माफ करना हम यहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही है। ये कहते हुए दोनों यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि शेनचेन और उसके पार्टनर जा तो रहे थे, लेकिन जाते हुए जो उसके पार्टनर है यानी कि वो लेडी, वो मन में कहने लगती है कि ठीक है फिर हम तो आगे जा रहे हैं। और तभी शी हाओ की तरफ वो देखते हुए कहने लगती है कि हम लोग एक बार उस मेन हॉल पे पहुंच जाए तो वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, उम्मीद करते हैं कि हम तुम्हें वहाँ जरूर देख पाएंगे। अब ये कहते हुए ये लोग सीधा आगे की ओर बढ़ जाते हैं और शी हाओ की नजर से गायब हो जाते हैं। अब जैसे ये चले जाते हैं तो शी हाओ यहाँ अपने उसी बॉक्स को हाथ में लेते हुए कहता है कि वाकई में ब्यूरियल मास्टर का जो ऑरिजिन है वो ब्यूरियल किंग्स को क्रिएट कर सकता है, तो मेरे ख्याल से शायद मैं इसका यूज करके अपने दाव लॉस को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ। फिर तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और अगर इस चीज में मैं कामयाब हो गया तो मैं मेरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को भी पूरी तरीके से एड कर पाऊंगा, यानी कि उसे ठीक कर पाऊंगा। अब उस वुडन बॉक्स को लेकर शी हाओ थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी इसकी नजर जाती है उस लेडी पर, राज का तिलिस्मान अचानक से ग्लो करते हुए सीधा उस बैरियर के आर पार निकल जाती है। इस दौरान यहाँ जो शेनचेन था वो अपने पावर्स का यूज करते हुए कुछ स्लैश अटैक को क्रिएट करता है और सीधा ये जो ट्रांसपेरेंट सा बैरियर था ना इसके ऊपर दे मारता है और थोड़ी सी पावर और मशक्कत करने के बाद फाइनली वो इसे ब्रेक भी कर देता है। अब ये नजारा देखकर जो इमॉर्टल एलेक्सा था ना वो यहाँ पे कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या अभी मैंने जो देखा वो सच है, क्या ये वाकई में इसने ब्यूरियल किंग्स के एडिक्ट को यूज किया, क्या ये सच में वही था? लड़के तुमने देखा ना, अगर तुम मेरी बात ना सुनते और चले जाते तो कब का इनके हाथों मारे जाते। इनके पास ब्यूरियल किंग्स के द्वारा दिया गया ट्रेजर मौजूद है जो कि इन्हें बैकअप दे रहा है और तुम्हारे पास क्या है? तुम मुंह उठा के चले जाते मर जाते उनके हाथों। अब मैं समझा कि आखिर वो लोग यहाँ पर आने के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे। एक ट्रेजर तो हाथ में ले नहीं पाए लेकिन अंदर जाना है इनको। शुक्र है यार कि तुमने मेरी बात मान ली और आज तुम मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े हो, क्योंकि अगर तुम एक बार चले जाते ना तो तुम इस बैरियर तक को भेद नहीं पाते और वहीं पे तुम्हारा राज पर्दाफाश हो जाता। ये कहते हुए वो यहाँ से दूर जाने लगता है और कहता है कि चलो अब मुँह क्या देख रहे हो, यहाँ से हम वापस चलते हैं, वैसे भी अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं बचा। शी हाओ थोड़ी देर आगे के रास्ते को देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए हवा में जंप करते हुए सामने वाला जो फुट स्टेयर था उस पे पैर रख देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है ना तो अचानक से ये पूरा रास्ता बिगड़ने लगता है। सामने जो अब तक एक गेट नजर आ रहा था जिसे कि ब्रेक थ्रू करके शेनचेन आगे गया था उसके आसपास बादल मंडराने लगते हैं, यानी कि ये रास्ता पूरी तरीके से वापस से क्लोज हो चुका है। और शी हाओ उसे देख के स्माइल करता है और कहने लगता है कि अब मैं समझा कि आखिर वो दोनों इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे थे और इतनी जल्दबाजी में क्यों निकल गए, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में ऑलरेडी पता है और उन्हें अच्छे से पता था कि मैं भी इन सब के अंदर खींचा चला हूँगा। अब तभी यहाँ पे उसे जाता हुआ देखकर इमॉर्टल एलेक्सा कहने लगता है कि लड़के तेरा दिमाग खराब है, एक बार फिर से अपने बारे में सोचो, कहाँ तुम और कहाँ वो ब्यूरियल मास्टर्स, तुम आखिर खुद को समझ के आ रहे हो? चुपचाप यहाँ से निकल चलो। मेरी बात तुम सुन भी रहे हो? क्या तुम सच में अपनी जान को ऐसे ही दांव पे लगाओगे? जिस पे शी हाओ कहने लगता है कि तो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर अपने रास्ते को नहीं बना सकता तो मैं इस पूरे के पूरे चीज को ही तोड़ के रख दूंगा। ये कहते हुए वो निकालता है उस एंशिएंट कल्ड्रन को और इसे एज अ शील्ड की तरह यूज करते हुए वो अपने दानो इमॉर्टल स्वॉर्ड से 3 स्लैश अटैक एक साथ चल देता है। लेकिन इस दौरान जब ये स्लैश अटैक निकलते हैं शी हाओ को वापस से वो जो स्वॉर्ड के जो फेटस विजन्स थे यानी कि धुंधले जो यादें थी वो दिखने लगती हैं और इस बार तो ये कुछ ज्यादा ही अलग था। जहाँ सामने वही सेम कॉफिन मौजूद था और उसके ऊपर जो बंदा बैठा था वो दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह को रूल करता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो द ग्रेट लुओस स्वॉर्ड का असली ओनर है और जो
इसके नीचे वो जो ब्रॉन्ज कलर का कॉफिन है वो असल में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, ये मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर सा फील हो रहा है। अब अगली पल शिहाओ खुद को जैसे उसी विजन के अंदर पाता है जहाँ वह चारों ओर बस ब्लड सी मौजूद था और यहाँ एक लहर आती है जो कि शिहाओ को अपने अंदर समाने के लिए उसी की ओर बढ़ रही थी। अब यहाँ से शिहाओ अपने हाथ पैरों को अपने कपड़ों को बचाते हुए दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन अगले पल वो इस विजन से पूरी तरीके से फ्लश आउट हो जाता है और एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ वो वापस से खुद को उसी कॉफिन वाले बंदे के सामने पाता है जिसके हाथ में द ग्रेट लुओ स्वॉर्ड थी और यहाँ एक और सी ब्लड लहर शिहाओ को काफी दूर फेंक देती है। और तभी प्रेजेंट टाइम में शिहाओ खुद को पाता है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। एक एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होती है और तभी एंट्रेंस का ये जो हिस्सा था ये पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। एक तेज रोशनी शिहाओ को दिखाई देती है और अगले पल वो खुद को उसी एंशिएंट हॉल के अंदर पाता है। और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर शिहाओ को यहाँ पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए टारगेट रखते हैं 300 कमेंट्स का, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।